क्या वाकई गलती की है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ नीरज भाई, पर गलती उन लोगों ने करी जिन्होंने आके 200 पे खरीदा। उन्होंने पाइल अप कराए मार्केट के हाइट के ऊपर, क्योंकि वो क्या हुआ कि उनको जब प्रॉफिट दिखने लग गया आईपीओ की फ्रेंजी के वजह से या मार्केट में स्टॉक्स की न्यू हाइज पे आने पे, उन्होंने ऊपर जाके बहुत पाइल अप कर लिया, तो उसका एब्सोल्यूट कैपिटल लॉस हो गया। क्या ये सच है कि जो इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी है उसको बहुत सारे लोग समझने में गलती करते हैं और एक टाइम फ्रेम में डिसिप्लिन नहीं रखते वो ये भूल गए कि एक आदमी जब दौड़ता है तो थोड़ी देर के बाद वो थकेगा भी, और वो कुछ तो ऐसे भी लोग भी थकेंगे कि उनको नी इंजरी हो जाएगी और वो हॉस्पिटल जाएंगे और नी कैप लगा देंगे और वापस नहीं आ पाएंगे। तो बिल्कुल गलत टाइप के शेयर्स में निवेश करके, गलत लेवल पे निवेश करके और गलत एलोकेशन करके। एक किताब लिखी जो हमारे पास इस समय रखी हुई है सामने, और इसका नाम है स्टॉक मार्केट विजार्ड। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किताब लग रही है। आपको इसमें कोई कॉमन मिस्टेक मिली जो जो लगभग मिलती है, सबने एक मिस्टेक तो सबने कॉमन करी है? ट्विटर पे आके बोलेगा बट आपकी बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आपने क्यों खरीदा? मैं जब वो टिकट खरीदता हूँ और सिनेमा हॉल के अंदर जाता हूँ तब मुझे पता चलता है ना पिक्चर अच्छी है। तो अगर उस दिन मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे और मुझे सिर्फ ये देखना था 5 मिनट की पहले पिक्चर इतनी अच्छी है कि मैं वापस आ जाऊँ और उसके पूरे 3 घंटे देखूँ, तो वो तो मेरा मिस हो जाता, क्योंकि ट्रेलर तो वो है जो आप दिखा रहे हो, लेकिन हो सकता है पिक्चर बोरिंग हो, आपने बेस्ट सीन्स का ट्रेलर बना दिया, बाकी पिक्चर बोरिंग है। तो मुझे वो कॉस्ट ऑफ एंट्री, टिकट एंट्री लेनी पड़ेगी टू कीप इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा 4,200 रुपये का 42 रुपीज़ का कोई शेयर है, आप 100 शेयर खरीद लो, आपके 4200 रुपीज़ लग जाएंगे। तो मैंने 4,200 रुपये का वो शेयर ले लिया। अब मैं आके वेट करे जाऊँगी कब बढ़ेगा, मुझे अखबार भी नहीं, ये नहीं, रेट भी नहीं देखने आते थे और ये सब सॉफ्टवेयर वॉफर नहीं था। तो कुछ टाइम के बाद मैं उनके पास वापस गया, बड़ा खुश कि अब बड़े पैसे बन गए होंगे, इतनी बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म ने बताया। तो जब मैं पता करने गया उसका वैल्यू, तो उन्होंने कहा ये 1,300 रुपये की वैल्यू रहेगी। तो मुझे बहुत झटका लगा कि यार इतना बड़ा एक्सपर्ट होने के बाद अगर शेयर नीचे जाता है। तो फिर मुझे 2 चीज़ें समझ में आई। पहली बात तो मैंने जब उनको क्वेश्चन किया तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने मुझे ये एक्चुअली बोला अगर इन्वेस्टमेंट इतना आसान है तो आप कर लो। तो पहली बात तो मुझे ये था कि मुझे कमी अपने अंदर दिख गई कि मुझे ये नहीं आता और मैंने विस्पर के ऊपर ख़रीदा था। और दूसरा पॉइंट ये है कि उस टाइम पर मैं डिटर्मिन हो गया कि वो फर्टिलाइज़र कंपनी थी। अब मुझे समझ में आ गया कि जिस कंपनी के बारे में समझ नहीं है उसके बारे में तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा, और अगर वो वेल्थ क्रिएटर नहीं है तो मैं टच नहीं करूँगा। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली है जो इन्वेस्टर है, लॉयर है, और उन्होंने अपने को प्रूव करके दिखाया है दोनों जगहों पे। हिंदुस्तान के टॉप लॉयर हैं, आईपी के, बहुत बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, लखनऊ से दिल्ली तक तमाम से क्लाइंट्स हैं इनके। दूसरी बात जो है, जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है, तो जिसको कहते हैं ना कि बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर होना, वो इनसे आप सीखिए, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ें करके दिखाई हैं जो आम इन्वेस्टर गलती करता है। वो बहुत हाइजीन नहीं रखता अपने में, बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। उनका नाम है सफ़ीर आनंद। आपने अक्सर उनको ट्विटर स्पेस पे सुना होगा, अदरवाइज़ टीवी पे चैनलों पे देखा होगा, और बहुत ही फेमस है। सफ़ीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नीरज भाई, और थैंक यू। सच बताऊं सफ़ीर भाई, मैं जब आ रहा था दिल्ली तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि सफ़ीर भाई से कैसे बातचीत हो जाए। तो आप यकीन करिए 2-3 दिन पहले ही मेरी आपसे बातचीत हुई थी, और मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर पॉसिबल हो तो इतने दिन में हूँ तो हम लोग एक गपशप करना चाहेंगे। तो 2 रीज़न से, क्योंकि एक तो मार्केट ऐसा है कि बात करना बनता है, दूसरा मैंने सुना कि आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा, फिल्मों के बहुत शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा, और गानों के भी, कई गानों के भी, और मेरा लीजिए खुद का गाना भी है, तो हम तो सुनेंगे भी। और एक किताब भी आपने अभी हाल ही में जो आई है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आप एकदम करंट से लें कि ये जो मार्केट में आजकल चल रहा है, इसमें जो चल रहा है उस पर हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले ये बताइए कि लोगों ने क्या वाकई गलती की है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है? हाँ नीरज भाई, उन्होंने गलती ये करी है कि अगर आप इस मार्केट की स्थिति को देखेंगे, इसमें 2 टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। या बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट में पहले कैटेगरी के वो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने निवेश पहले कर लिया। तो मान लो उनका स्टॉक डबल हो गया, तो मैंने इन्वेस्ट किया, कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, वो 200 रुपये की हो गई। अब वो 200 रुपये के मुनाफे को घट के मैं 140 पे आ गया। फिर भी मुझे साल में अपना 40 साल का या 2 साल का 40 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, इसलिए मैं कंफर्ट जोन में हूँ और मैं रुक जाऊँगा। पर गलती उन लोगों ने करी जिन्होंने आके 200 पे ख़रीदा। उन्होंने पाइल अप कराए मार्केट के हाइट के ऊपर,
क्योंकि वो क्या हुआ कि उनको जब प्रॉफिट दिखने लग गया आईपीओ की फ्रेंजी के वजह से या मार्केट में स्टॉक्स की न्यू हाइज पे आने पे, उन्होंने ऊपर जाके बहुत पाइल अप कर लिया, तो उसका एब्सोल्यूट कैपिटल लॉस हो गया। और वो एब्सोल्यूट कैपिटल लॉस को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भी हैं इसमें। ओके, तो ये उन्होंने गलती की कि एंट्री गलत हो गई। बिल्कुल गलत होगी। तो यानी और एक तो गलत एंट्री हो गई, दूसरा उन्होंने किसी भी कंपनी को समझने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने सिर्फ देखा कि उसकी दौड़ कितनी ज़्यादा है। वो ये भूल गए कि एक आदमी जब दौड़ता है तो थोड़ी देर के बाद वो थकेगा भी, और वो कुछ तो ऐसे भी लोग भी थकेंगे कि उनको नी इंजरी हो जाएगी और वो हॉस्पिटल जाएंगे और नी कैप लगा देंगे और वापस नहीं आ पाएंगे। तो बिल्कुल गलत टाइप के शेयर्स में निवेश करके, गलत लेवल पे निवेश करके और गलत एलोकेशन करके, जैसे ओवर कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले लिया बट कंपनी के बारे में नहीं पता। अगर आप उनको कंपेयर करोगे लेजेंडरी इन्वेस्टर के साथ, उनको कंपनियों के बारे में पता होता है और उनके अंदर बहुत ही एबिलिटी टू होल्ड होती है। इनके अंदर वो एबिलिटी टू होल्ड नहीं है, क्योंकि कंपनी के बारे में पता ही नहीं है। ये नए नए लोग आए, इम्पेशेंट हैं थोड़ा। अच्छा, जनरली हम लोग देखा जब पार्टी में लोग जाते हैं तो सपोज 7 बजे शाम का इनविटेशन है उनके पास, तो वो लोग सोचते हैं कि थोड़ा देर से चलेंगे, थोड़ा परवान चढ़ने दीजिए पार्टी को, तो 9 बजे एंट्री लेंगे। और फिर वो 3 बजे तक रुकते हैं, जब सब मतलब बाहर निकाला आ जाता है उनको। क्या ये वाली गलती है क्या कि लेट आए भी हैं और उनको लगता है कि लेट चलेगी पार्टी, लेकिन एक्चुअली उनको निकाल दिया जाएगा? हाँ, बहुत सारे केसेस में निकाल भी दिया जाएगा, और बहुत सारे केसेस में जब वो लेट पार्टी में आए उनको ये भी देखना चाहिए कि पार्टी के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी एबिलिटी टू होल्ड है। क्योंकि अगर मान लो आप पार्टी में बोलो कि मैं लेट आया हूँ, लेकिन रात को 2 बजे शाहरुख खान आ रहे हैं पार्टी में, तो पूरी की पूरी शान ही बदल जाएगी 2 बजे, फिर आप रुक सकते हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो टेम्परली बैड फेज में हैं, क्योंकि मार्केट का मूड ख़राब है, उनमें वो शायद रुक भी सकते हैं। बट कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि जिनको प्रमोटर को भी नहीं समझ में आएगा कि मेरा शेयर इतना हाई क्या था, और वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो रहा है। क्योंकि आप देखो बहुत सारी कंपनी में प्रमोटर ने टॉप के ऊपर QIP कर दिया, और वो QIP दे के माल बटोर दिया, प्रमोटर होल्डिंग नीचे आ गई, लॉफ्टी प्रोजेक्शन कर दी। अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने कैपिटल रेजिंग ही नहीं करी, जो बहुत सालों से चल रही हैं और उनके प्रॉफिट चल रहे हैं, और कुछ को इम्पैक्ट हो गया रॉ मटेरियल से, किसी को इम्पैक्ट हो गया ग्लोबल स्लो डाउन से। मैंने सुना है बहुत सारी कंपनियों वेट कर रही हैं कि हमें भी पेमेंट्स आएंगी, तो उनके पेमेंट बैड डेट्स नहीं है, बट वो कहते हैं लिक्विडिटी की वजह से अभी पेमेंट्स नहीं आ रही। तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा उनको अपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अभी आपने 3 शब्द यूज़ किए, बैड टाइमिंग, बैड प्राइसिंग और बैड एलोकेशन। इन तीनों को समझेंगे, लेकिन पहले आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी बताएं। आपने कब शुरू किया इन्वेस्टिंग? नहीं, मेरी शुरू के साल को ना मैं मीनिंगफुल नहीं लेता फ्रॉम अ प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव, मैं उनको इम्पॉर्टेंट लेता हूँ फ्रॉम एन इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं श्रीराम कॉलेज में पढ़ा था, तो सैडली मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं कॉलेज में ही था, और मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं था। तो उस समय मेरी अफोर्डेबिलिटी ये होती थी कि मैं को शेयर में इंटरेस्ट था, क्योंकि कॉमर्स कॉलेज था, लेकिन समझ नहीं थी। लेकिन इतनी समझ थी कि हिंदुस्तान लीवर और कॉलगेट ख़राब नहीं होने वाला। तो उस टाइम पर समझना कि मेरे को क्या कंपनी खरीदनी है मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड था। तो मैं क्या करता था कि मैं बस में कोई जब फ्री हो जाता था, यूनिवर्सिटी की स्पेशल बस होती थी, मैं दूसरी वाली बस में जाके रैंडमली ढूंढता था कि ऑड लॉट्स किसके पास हैं, और उनके साथ इन्वेस्ट कर लेता था। यहाँ तक कि जब मुझे आज तक याद है कि जब मेरा पोर्टफोलियो कुछ 19,000 रुपये बना, मैं अपनी नानी को मिलने गया बोल के कि मैं तो बहुत रईस बन गया, मेरे पास 19,000 रुपये के शेयर हैं। ये किस सन की बात है? मतलब होंगे आज से 20-25 साल पहले की बात। 19,000 रुपये का? बहुत खुश हो गया था मैं। मेरी नानी ने मेरे को बोला कि 19,000 रुपये हैं, तो बेच के कोई छुट्टी पे चले जा। तो मैंने बोला ये 19,000 फिर नहीं आएंगे, अब इसके ऊपर बढ़ाना करना है। तो मैंने वो छुट्टी भी फॉरगो कर दी थी टू रिमेन इन्वेस्टेड इन द मार्केट। ओके, तो 19,000 का पोर्टफोलियो, मैं ये नहीं पूछूंगा आज क्या साइज़ है, लेकिन लोग गेस कर सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त साइजेबल। नहीं, उसके बाद कैपिटल नहीं था ना, जब कैपिटल आने लगे, आप काम करने लगे, कैपिटल आने लगे, तो फिर एलोकेशंस भी चेंज हो गई। बट वो बहुत बड़ी बात थी। यहाँ तक मेरे को एक मेरा बचपन का इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक किस्सा याद है कि एक बहुत लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के पास मैं गया, कुछ काम के लिए गया था। तो उन्होंने वो पता नहीं बैलेंस शीट पढ़े जा रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि मुझे भी इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है। तो उन्होंने कहा हाँ हम तो बता देंगे। मैंने कहा क्या ख़रीदना है? तो उन्होंने बोला आपके पास कितने पैसे हैं? तो मैंने बोला मेरे पास 5,000 रुपये हैं। तो उन्होंने कहा 4,200 रुपये का 42 रुपीज़ का कोई शेयर है, आप 100 शेयर खरीद लो, आपके 4,200 रुपीज़ लग जाएंगे। उसका यू कुड नॉट बाय, आज की डेट में जैसे यू कैन बाय फ्रैक्शन, तो आप फ्रैक्शन नहीं खरीद सकते थे। तो मैंने 4,200 रुपये का वो शेयर ले लिया। अब मैं आके वेट करे जाऊँ कि कब बढ़ेगा। मुझे अखबार भी नहीं, ये नहीं, रेट भी नहीं देखने आते थे, और ये सब सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर नहीं था।
तो कुछ टाइम के बाद मैं उनके पास वापस गया, बड़ा खुश कि अब बड़े पैसे बन गए होंगे, इतनी बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म ने बताया। तो जब मैं पता करने गया उसका वैल्यू, तो उन्होंने कहा ये 1300 रुपये की वैल्यू रह गई। तो मुझे बहुत झटका लगा कि यार इतना बड़ा एक्सपर्ट होने के बाद अगर शेयर नीचे जाता है, तो फिर मुझे दो चीज़ें समझ में आई। पहली बात तो मैंने जब उनको क्वेश्चन किया तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने मुझे ये एक्चुअली बोला अगर इन्वेस्टमेंट इतना आसान है तो आप कर लो। तो पहली बात तो मुझे ये था कि मुझे कमी अपने अंदर दिख गई कि मुझे ये नहीं आता, और मैंने विस्पर के ऊपर ख़रीदा था। और दूसरा पॉइंट ये है कि उस टाइम पर मैं डिटर्मिन हो गया कि वो फर्टिलाइज़र कंपनी थी, मैं नाम भी बता सकता हूँ, हाँ। नागार्जुना फर्टिलाइज़र नाम था उसका। अब मुझे समझ में आ गया कि जिस कंपनी के बारे में समझ नहीं है उसके बारे में तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा, और अगर समझ नहीं, अगर वो वेल्थ क्रिएटर नहीं है तो मैं टच नहीं करूँगा। तो वो अर्ली एक लर्निंग मिल गई। लकीली लॉस बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए एज अ स्टूडेंट, बट जनरली इतना नहीं था कि लाइफ को डीरेल हो जाए। और उसके बाद मैंने थोड़ा समझ के इन्वेस्ट करने लगे। गलतियां बहुत करी उसके बाद भी, लेकिन हर गलती से सीखने की कोशिश करी। तो बिगेस्ट मिस्टेक क्या की? बिगेस्ट मिस्टेक ये थी कि जहाँ पर मेरे को बहुत हाई कन्विक्शन था, वो वहाँ पर भी मैं अपनी कन्विक्शन को इतना बेट नहीं दिया, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था। जिस आदमी को एक बार जैसे आपका लक की या किसी भी रीज़न से आपके रिटर्न बहुत हाई हो जाते हैं, तो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप नए नए होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस शेकअप करने के लिए आप और लोगों की बातें सुनने लग जाते हो। और मैं बहुत ज़्यादा उस समय प्रभावित हो जाता था कि दूसरा आदमी बोलता था बट ये कंपनी अच्छी नहीं है, तो छोटी कंपनी है, इस इंडस्ट्री में कुछ पैसा नहीं बना। तो फिर मैं भी अपनी साइड को पलट देता था, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को अभी याद है कि शुरू के कुछ सालों में सिर्फ 100 शेयर मैंने 3M के लिए थे। 100? हाँ, लेकिन वो 100 शेयर मैंने कोई 90 रुपये के आसपास या 100 रुपये ऐसे कुछ भाव पे लिए थे। मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो आप सोचो कि वो लेने के बाद भी एक, जब मैं वो सर्टिफिकेट देखता था चलो 200 रुपये हो गया, 300 रुपये हो गया, मैं उसी तड़ी में कि वो शौक चढ़ गया, इतना खुश हो जाता था कि मैंने उसको आगे खरीदने के बारे में सोचा ही नहीं था उस समय। तो अब मेरा हंगर ये था कि यार ये तो ढूंढ लिया, इसमें तो पैसे भी बन गए, जो भी बन रहे हैं छोटे बहुत, उस जो भी था। अब नई चीज़ को करो, क्योंकि अपनी रेपुटेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं नया ढूंढता था, जबकि एक्चुअली मुझे उसी कंपनी के अंदर और निवेश करना चाहिए था। तो एलोकेशन वाला इशू। तो अब चलिए इसी को जोड़ के रखते हैं कि आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की और उसमें आपने बहुत कुछ सीखा। देखिए अभी आपके सामने बताया कि 90 रुपये के 3M, अब आप देखिए आजकल क्या ज़बरदस्त हो गए वो, और वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है वो। इस जर्नी में आपके जैसे जो बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख के समय सीखना चाहते होंगे, तो हम लोगों ने अभी 3 चीज़ें जिक्र किया था कि टाइमिंग बहुत सही होनी चाहिए, प्राइस बहुत सही होना चाहिए, प्लस एलोकेशन बहुत सही होना चाहिए। अब इन तीनों को हमें एक्सप्लेन करके हमें दर्शकों को बताइए कि इसका मतलब क्या है। नहीं, टाइमिंग सही होना चाहिए, बहुत आइडियल है, लेकिन हमेशा होएगा नहीं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ ही उस दिन स्पेस पे था, मैं बुलिश था, आप नहीं थे, मार तो मुझे पड़ी है ना। तो असली बात होता है कि कई बार अपने माइंड को बोलोगे कि ये मार की डेफिनेशन क्या 1 महीना है, 2 महीना है, 4 महीने, हो सकता है 4 महीने भी हो, लेकिन अगर आप बोलोगे ये कंपनी गलत नहीं है, मैंने इसके बारे में पढ़ाई करी हुई है, आज मेरा कैपिटल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि ये कैपिटल मेरी जेब से गया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रहा है, मैं उसको फिक्स डिपॉजिट में रखता या सेफगार्ड करता या एज कैश रखता तो शायद मेरा डाउन साइड बच जाता। लेकिन अगर वो कंपनी गलत नहीं कर रही है तो मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा उस कंपनी के बारे में कि वो मैनेजमेंट क्या कर रही है, वो न्यू प्लांट लगा रही है, कैपेक्स कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट में है, उस प्रोडक्ट का मार्जिन अच्छा है, हेडविंड्स और टेलविंड्स क्या हैं। हेडविंड और टेलविंड हो सकता है कि जी इंटरनेशनल ग्लोबल स्लो डाउन, जैसे मान लो स्विस कैनाल में प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक कॉस्ट चेंज हो गया, उसका पावर कॉस्ट चेंज हो गया, एक्सेट्रा। बट अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपनी है जिसको समझने के लिए मुझे इंटायर सोलर पॉलिसी ऑफ इंडिया समझनी है, मुझे इंटायर विंड एनर्जी पॉलिसी ऑफ इंडिया समझनी है, मुझे दुनिया के हज़ारों वेरिएबल देखना है, तो मैं उसको अपने कॉम्पिटेंस स्केल से आउट कर देता हूँ। बाय द वे, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सोलर और विंड के, मेरी एक बहुत ही खास अकम्पलिशमेंट है जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी बनी, तो मैं बहुत प्राउडली उसको बोलता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है मिस्टेक सबसे बड़ा टीचर है। मैं फर्स्ट इन्वेस्टर था वारी रिन्यूएबल्स में, 17 रुपये पे ब्लॉक डील में मेरा नाम आया था। और वो वारी 17 रुपये के बाद उसकी हिस्ट्री में उसने आई थिंक 56:1 बोनस दिया, और उसके बाद ये करा, तो वो स्टॉक अकेला, जो उस समय की मेरी होल्डिंग थी, वो अकेली वो होल्डिंग 500 करोड़ के ऊपर की होती। माय गॉड! लेकिन आपने बेच दिया? लेकिन नहीं, बेच भी दिया, 56 रुपीज़ पे बेचा, कुछ बेच दिया, कुछ रख भी लिया। मान लो अगर मेरे पास
से 40,000 शेयर से 30,000 शेयर बेच दिए, 10,000 रख लिए। उसके बाद वो शेयर 56 रुपीज़ से 8 रुपये आया और मैं इतना खुश कि देखो मैंने टाइमिंग भी अच्छी करी, ऊपर भी अच्छी करी, नीचे भी करी। और उसके बाद इतने उस कंपनी को ट्रैक करना बंद कर दिया। तो जब वो फिर से बाउंस बैक करा, मैंने अपना 10,000 शेयर को भी मतलब जो उसमें थोड़ा बहुत रख लिया। बट वो जो रियल गेन आता वो मेरे को नहीं आया, क्योंकि मैंने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आप किसी कंपनी में अगर निवेश करो तो उसको प्लीज़ ट्रैक करो, क्योंकि आप ट्रैक करो। हाँ, yes. उसको अगर कोल्ड स्टोरेज में रख दोगे और सोचोगे कि जो अपने आप ही अपना ख्याल रख लेगा, तो वो उस पौधे की तरह है जिसको पानी नहीं मिलेगा। और इसी में वो जब सवाल भी छिपा हुआ जिसका जवाब देना कि एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में तो मेरा चाहे एलोकेशन नहीं भी होता, 30,000 शेयर भी अगर मैं रख भी लेता तो 30,000 शेयर बाय द वे 17 रुपये के लिए हुए, अगर वो 500 करोड़ की वर्थ बन जाती तो मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि एलोकेशन होता है नहीं। बट ये ज़िंदगी की लर्निंग्स है, यही तो मार्केट की सारी खासियत है। तो इसी से तो लोग सीखते हैं। और ये बहुत लेसन है जो सफ़ीर भाई बता रहे हैं कि आप जिस कंपनी को लें उसको ट्रैक करें, उसको देखें कि वो कर क्या रही है। तो सफ़ीर भाई, ये जो हम लोगों ने भी देखा एलोकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, कब आपको लेना कब नहीं देना, ट्रैक करते रहना है, तो ये सब कुछ आप करते हैं या आप किसी की हेल्प लेते हैं? मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि इतना पैसा हो गया तो दे दो किसी कोई और मैनेज करे, लेकिन आप खुद करते हैं सारा ना, उसका रीज़न है कि वो क्या रीज़न कि कोई चीज़ मान लो आपने 10 रुपये में खरीदी और वो 20 रुपये जाती है, तो आप बोलोगे मेरा मुनाफा उसमें 10 रुपये है। मैं एक्चुअली ये नहीं मानता। मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मेरा मुनाफा उसका एक्चुअल फाइनेंशियल गेन है और मेरा नॉलेज गेन है। और वो नॉलेज गेन अगर मैं चाहता, मान लो मैं कोई बड़े यूनिवर्सिटी में अभी भी जाके कोई हार्वर्ड में न्यू कोर्स करता या वॉर्टन में करता या इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में करता, उसकी फ़ीस लगती। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ जो मुझे सिखा के जाती है वो उसको मुझे बेनिफिट करती है, नॉट ओनली निवेश बट ऑल्सो इन माई लीगल प्रोफेशन, क्योंकि मैं एक बेटर थिंकर बन सकता हूँ। और अगर मैं बेटर थिंकर बन सकता हूँ तो मेरी वैल्यू एज एन इंडिविजुअल बढ़ जाती है। तो एक तरीके का मनी ट्रांसफ़र हो गया इन टर्म्स ऑफ नॉलेज टू इनरिच योर अपना खुद का जो लर्निंग है। तो मैं उसको अगर मान लो वो 10 रुपये गेन होता है, मैं बोलता हूँ नहीं मेरा गेन 15 रुपये है, तो आप बोलोगे 5 रुपये का है, मैं बोलूँगा वो 5 रुपये मेरे को वो नॉलेज दे गया है जिसके बेसिस पे मैं अपना अगला कदम उठाऊँगा। इतना टाइम कैसे निकालते हैं आप? लॉ फर्म का भी काम करना है, मार्केट के बारे में भी पढ़ना है, किताबें भी लिखना है। एक तो मैं काम का कीड़ा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा। कितने घंटे सोते हैं? अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं दिन में टोटल 4 घंटे सोता था। तो उसके बाद मेरे को जनरली बाद में लोगों ने बोला, खासकर कोविड और सबके बाद, जब आप कि आप गलत चीज़ कर रहे हो, आप एक तरह बर्नआउट हो जाओगे। तो अब मैंने वो 4 घंटे को 6 घंटे कर दिया है। बट एक बढ़ा टाइम के भी 6 किया। बट एक टाइम ऐसा था कि मैं बड़ी तड़ी में रहता था। मैं रात को 2 बजे भी क्लाइंट से कॉल कर रहा हूँ, वो ईमेल के रिप्लाई कर रहा हूँ। कोई बाहर के देश से अगर ईमेल आई, मैं उनको बोलता था आधे घंटे में मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। वो भी सोचते थे यार ये क्या हो रहा है, इंडिया में तो टाइम डिफरेंस है। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे को हेल्प करा उसने ऑब्वियसली एज अ लॉयर, बट मैं एडवाइस नहीं करूँगा किसी को। आई थिंक आपको सोना चाहिए और लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। नहीं, सोना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप बैलेंस कर सकें और थोड़ा फूड को कंट्रोल कर सकें तो स्लीप को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये आदत एक्चुअली मेरे को कॉलेज में लग गई थी, क्योंकि कॉलेज में मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं क्लास 9 तक बड़ा एवरेज स्टूडेंट था। तो एक बार मैं क्रिकेट खेलने गया, तो एक बहुत बड़े जज हैं, उनके लड़के को मैंने बोला आप क्रिकेट खेलो। तो उनके जज साहब ने मुझे बोला कि वो क्रिकेट खेलेगा तो उसके मार्क्स कैसे आएंगे। तो मुझे लगा मार्क्स, मैंने उनको जवाब दे दिया मार्क्स आने के लिए तो सिर्फ पढ़ाई ज़्यादा करनी होती है, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए तो आपको और स्किल डेवलपमेंट करनी होती है। तो उन्होंने बोला इतना आसान है तो तुम अपने मार्क्स को इम्प्रूव करके दिखा दो। तो मैंने बस ठान लिया और मैं सडनली 8th क्लास तक एवरेज स्टूडेंट होने के बाद 9th में बहुत पढ़ा। तो 25-26 रैंक जो मेरी क्लास में आती थी उससे स्ट्रेट मैं फर्स्ट पे चला गया। और मेरे को शॉक लग गया कि यार ये कैसे हो गया। मैंने सोचा अच्छा ठीक है 26 का मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा, बट सडनली फर्स्ट आ गया। तो उसके बाद ऑब्वियसली फिर मैंने पढ़ाई को थोड़ा समझा कि इट इज़ अ डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन की वजह से 12th में अच्छे मार्क्स आए, अच्छा कॉलेज मिला। लॉ में भी मेरी सेकंड सेमेस्टर में, आई थिंक सेकंड ईयर में मेरी रैंक आई थी, आई थिंक ओवरऑल सेकंड। बट उसका एडवांटेज ये मिल गया, और वो ज़िंदगी में अप्लाई करना पड़ता है। अब ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट को एक डिसिप्लिन बना दोगे तो बहुत ही डिसिप्लिन से भी सीख जाओगे। ये नहीं ज़रूरी कि डिसिप्लिन राइट होगा, बट आप सीख जाओगे। और वो ऑटो टेस्ट, इसीलिए वॉरेन बफेट का ज़्यादा मुनाफा 56 की एज के बाद आया कि वो डिसिप्लिन में आ गए। तो वो डिसिप्लिन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो ये डिसिप्लिन वाला वर्ड को ऐसे समझते हैं कि आप चूँकि थिंकर भी हैं एक, और हम लोगों ने देखा कि पिछले 4-5 सालों में
जो न्यू जनरेशन के लोग आ रहे हैं इन्वेस्टिंग में, या इवन जो पुराने लोग भी हैं इन्वेस्टिंग में, वो लोग शायद अपनी स्टाइल में कुछ चेंज करें, या हम लोग अब ऑब्जर्व करें कि उनकी स्टाइल में कोई चेंज है, एक्चुअली वो पहले से रहा होगा। तो जैसे हमेशा ये डिस्कशन बहुत लॉन्ग चलता रहता है कि मार्केट में कितने समय तक रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और जो डिसिप्लिन आप करें उस डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे किसी से हम लोग डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि यार प्राइवेट इक्विटी 7 साल का मैंडेट लेके आता है, 7 साल में उसको एग्जिट चाहिए, भले ही वो कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो 7 साल में एग्जिट कर लेता है। क्या ये सच है कि जो इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी है उसको बहुत सारे लोग समझने में गलती करते हैं और एक टाइम फ्रेम में डिसिप्लिन नहीं रखते वो? बिल्कुल 100%, बिकॉज इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी सबसे ओवर पावरिंग टूल है इन्वेस्टमेंट का। आपको ये बात सबको पता है, और ये थोड़ा क्लीशे साउंड करता है कि मार्केट के अंदर या तो ग्रीड है या फेयर है। तो आप कभी आइडियल सिचुएशन में नहीं होगे। मतलब आप अगर बोलो कि मेरे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, नहीं तो मैं एग्जाम में नहीं बैठूंगा, तो वो नहीं होने वाला। तो आपको वो बैलेंस स्ट्राइक करना है, और उसके अंदर बिहेवियरल साइंस 3 तरह की एक्चुअली बिहेवियरल साइंस मार्केट को इम्पैक्ट करती है। एक होती है इकोनॉमी की बिहेवियरल साइंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में क्या हो रहा है, पॉलिसी क्या बन रही है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। दूसरा होता है उस कंपनी की बिहेवियरल साइंस, कि वो कंपनी क्या कर रही है। हो सकता है वो एक सेक्टर में जो कि वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा, बट वो कंपनी वेल्थ क्रिएट कर रही है। और तीसरा कि आपका इंडिविजुअल स्टैंड क्या होने वाला है। कि मैं बोल सकता हूँ मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ लाइफ में, तो मुझे लगता है गेन्स आ जाएंगे, आज नहीं आए 2 महीने बाद आ जाएंगे, 6 महीने बाद आ जाएंगे, 8 महीने में आ जाएंगे। तो फिर मैं उसको वैलिडेट करने के लिए स्टडी करता हूँ कि इसमें और एग्जांपल्स क्या हैं। और जब मैं इंडिया के सब कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ता हूँ, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी थे, या विजय केडिया जी आज की डेट में है, या आशीष कचोलिया और सब हैं, तो मैं बोलता हूँ उनके अंदर वो ट्रेट था होल्ड करने का। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि मार्केट के अंदर जब गुड डेज आते हैं, अगर आप नहीं होगे तो आपको कभी भी कंपाउंडिंग। और एक्चुअली वॉरेन बफेट ने भी बोला है माई फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं होता, एज लॉन्ग एज कंपनीज ग्रो। वो कंपनीज की ग्रोथ अगर फॉल्टर हो गई तो मेरा पूरा थीसिस ही गलत हो गया, फिर मैं छोड़ दूंगा। लास्ट वाली आधी लाइन लोग पढ़ते नहीं है तो बिल्कुल ये कॉमन प्रॉब्लम है कि यार पूरी लाइन पढ़ो आप उसको। तो सफीर भाई फिर कैसे, मतलब आपकी स्टाइल क्या, सफीर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है? मेरा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले मैं भी चेस करता था नॉन कंपनीज को। तो मुझे लगता था ये कंपनी बहुत अच्छी है, इनके टेक्नोलॉजी अच्छी है, इनके गवर्नेंस स्टैंडर्ड अच्छे हैं। फिर मुझे ये अपनी प्रैक्टिस की वजह से भी और थोड़ा तजुर्बे की वजह से भी पता चला कि जो बहुत अच्छी कंपनी है वो बॉटम लाइन एफिशिएंसी पूरी कंप्लीट कर चुकी होती है, क्योंकि वो बहुत उनकी मैनेजमेंट इतनी केपेबल है कि वो बॉटम लाइन के ऊपर उनका लीकेज नहीं होता। तो उनका मोड ऑफ ग्रोथ सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ होता है। और मुझे अगर टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ दोनों मिल जाए किसी कंपनी में, तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, बिकॉज फिर कंपाउंडिंग ज़्यादा फास्ट होगी। और वो गैप ज़्यादातर आता है मिड लेवल कंपनीज में, क्योंकि उन्होंने ये एस मैनेजमेंट अभी ये नहीं एस किया होता। या तो वो ग्रोथ परस्यू कर रहे होते हैं पर वो एफिशिएंसी नहीं कर रहे होते, या वो सिर्फ एफिशिएंसी कर रहे होते हैं और ग्रोथ नहीं कर रहे होते। तो अगर मुझे ऐसी कंपनी मिल जाए जो एक अच्छे सेक्टर में है, जिसका एबिलिटी ऑफ सेक्टर टू ग्रो बहुत अच्छा है, उसमें वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, और टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ दोनों अभी पूरी ऑप्टिमाइज नहीं हुई हैं, तो मैं ज़्यादातर उसमें निवेश करूँगा। ओके, जो टॉप लाइन है, मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे क्वेश्चन है ये कि जैसे टॉप लाइन ग्रो कर रही किसी भी एक सर्टेन 15, 18, 20%, 5%, वट, तो मुझे ऐसा हमेशा फील होता है कि यार ये कंपनी ग्रो कर रही है, मार्केट शेयर गेन कर रही है, और इसका धंधा बढ़िया चल रहा है क्योंकि ये लगातार टॉप लाइन ग्रो कर रही है, मतलब सेल्स ग्रो हो रही है उसकी। लेकिन जब प्रॉफिट ग्रोथ में हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। कहीं कभी टैक्सेशन का इशू आ गया, या कुछ कैपेक्स कर लिया, या कोई अमोर्टाइजेशन लिया, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं उसमें। तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? नहीं, दोनों को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक नंबर्स आप ही की जेब में आएंगे अगर प्रॉफिट अच्छा आएगा। तो आप वो क्वेश्चन है कि आप उसको, जैसे बॉटम लाइन में अगर आप देखोगे, अगर आप बोलोगे कंपनी के अंदर वेस्टेज हो गया, इन्वेंट्री आ गया, या उसकी कैपेसिटी अभी सिर्फ 60% यूज़ हो रही है, तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि 60% कैपेसिटी क्यों यूज़ हो रही है? क्या मैनेजमेंट 40% वेस्ट कर रहा है, या अभी मार्केट में डिमांड नहीं क्रिएट हुई? तो मान लो कोई फॉर एग्जांपल से टेस्ला कंपनी, पुराने अगर हम एग्जांपल लें, और कोई बोले टेस्ला की सिर्फ 60% कैपेसिटी की गाड़ियाँ बिक रही हैं, तो उसके लिए वो 100% मार्केटिंग इनिशिएटिव कर रहा है, 100% इंसेंटिव दे रहा है डीलर को, तो आप बोलोगे ये टेम्परी फेज हो सकता है अगर वो ये सेक्टर ग्रोथ हो। सेकेंड इज एलोकेशन ऑफ फंड। जैसे फॉर एग्जांपल वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसने पैसा उठाया हुआ है और प्रमोटर उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू इक्विटी,
हेनरी टेलेडाइन एक, जैसे बहुत लोगों से अगर आप सवाल पूछोगे कि वर्ल्ड के सबसे फेमस सीईओ कौन थे, तो बहुत सारे लोग जैक वेल्च बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली हेनरी टेलेडाइन सबसे सक्सेसफुल सीईओ वर्ल्ड में रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, सबसे हाई प्राइस पर अपनी इक्विटी को स्वैप कर लेते थे और सबसे लो प्राइस पे बायबैक कर लेते थे। तो ये कैपिटल एलोकेशन को समझना कि कंपनी क्या कर रही है हाई प्राइस पे और लो प्राइस पे अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए हम लोग इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन आपने एक किताब लिखी जो हमारे पास इस समय रखी हुई है सामने, और इसका नाम है स्टॉक मार्केट विजार्ड। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किताब लग रही है। मैंने पढ़ी नहीं है ये, मैं पहले माफ़ी मांग ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखी और मुझे पता था कि ये रिलीज़ हुई है अभी। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, इस किताब में क्या है? इसके बारे में एक चीज़ है कि मुझे मार्केट में मैं बहुत सारे लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो जिन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ज़रूरी नहीं है कि मैं उनकी व्यूज़ से सहमत हूँ, बट थोड़े टाइम के बाद उनकी अपनी स्टाइल हो हाँ, सकती पर है। थोड़ी टाइम के बाद लगेगा कि नहीं वो भी सही थे और आप भी गलत थे कई बार। तो मैंने पहले एक लिस्ट बनाई कि मैं किन लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे इन किताब में कुछ लोग मिसिंग भी हैं, उनमें से राकेश झुनझुनवाला जी अगर होते तो मैं चाहता। एक सेकंड इंटरेक्शन है। यस। मैंने जो पहला पेज देखिए अभी खोला है, शंकर नरेन का है। अब उसमें क्या है कि मैंने अपनी विश लिस्ट बनाई, फिर मैंने उन सबको लिखा कि मैं किताब करना चाहता हूँ और मैं आपकी व्यूज़ को डालना चाहता हूँ। शुरू में सब ने बोला कि हम नहीं ये व्यूज़ शेयर करेंगे, हम बिज़ी हैं, मार्केट को देख रहे हैं, हम न्यूज़लेटर लिखते हैं अगर हम पीएमएस फंड मैनेजर हैं। तो मेरे को एक चीज़ लगी कि दुनिया में जितने सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, और इंडिया में हमारे पास एक हैंडफुल है, दुनिया में ग्लोबली तो बहुत सारे हैं बट इंडिया में हैंडफुल हैं, वो हम उनकी सिर्फ सक्सेस देखते हैं। तो अगर मैं एज एन एग्जांपल चैप्टर 1 में से समीर अरोड़ा है, और मैं बोलूँ समीर अरोड़ा ने एचडीएफसी बैंक को ख़रीदा, इतने साल रखा और वो 500 गुना हो गया, पर मैं क्या करूँ उसका, मेरे पास तो एचडीएफसी बैंक है ही नहीं। तो आज वो पढ़ के कि उनका 500 गुना हो गया, मेरे को तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो मैंने पलट दिया, कैसे वो बोलते थे इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट, तो मैंने पलट दिया और बोला कि ये लोगों की गलतियाँ कोई नहीं हाईलाइट कर रहा। तो इस किताब का ये किताब एक ज़रिया था उनके पास जाकर बोलने के लिए कि अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, पहली बात। दूसरा, वो मिस्टेक यूजुअली सबसे सिंपल मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि बिहेवियरल साइंस हमेशा सिंपल होती है, अगर कॉम्प्लेक्स होती तो उनको भी समझ में नहीं आती। वो सिंपल मिस्टेक्स को अपने अंदर इनग्रेन कर लो, अपने अंदर ही पूरा उतार लो। तीसरी चीज़, और आप एग्जामिन करो कि आप वो मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे। और तीसरी चीज़ है कि जो मिस्टेक्स आपने नहीं करी उन तरफ जाओ ही मत, कोशिश करो मत जाओ। तो ये पूरा क्यूमुलेशन ऑफ मिस्टेक्स ऑफ द लेजेंडरी इन्वेस्टर है। अब मेरा क्वेश्चन आया कि अगर वो बहुत ही आंसर सारे एक जैसे होंगे, एक आदमी ने फॉर एग्जांपल अमेजोन के ऊपर मेरी रिव्यू अच्छी है बट एक आदमी ने लिखा है कि इस किताब के अंदर कोई नया नहीं है, तो मेरा उनसे क्वेश्चन था अगर इस किताब के अंदर कोई नया नहीं है तो आप तो मिस्टेक कर ही नहीं रहे होगे, क्योंकि ये 26 लोग अगर कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे तो आप इन 26 से महान हो। बट रियल चीज़ है कि आप देखोगे कि हम ह्यूमंस बीइंग वही मिस्टेक्स को रिविजिट करते हैं। हम ग्रीड पे चले जाएंगे, हम फेयर पे चले जाएंगे, हम एलोकेशन पे चले जाएंगे, हम टाइमिंग पे चले जाएंगे, हम गलत सेक्टर में चले जाएंगे। तो पर्पस किताब का ये था, और मैं वो 26 ऐसे लोग ढूंढना चाहता था जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मोर देन 10 ईयर्स 15 ईयर्स हो, ताकि उनको ये ना हो कि वो बोलें जी अभी हम इस मार्केट इज़ द फर्स्ट मिस्टेक। तो वो उन्होंने बहुत टाइप की मिस्टेक देखी हैं, सब प्राइम की मिस्टेक्स देखी हैं उन्होंने कोविड के टाइम पर किसने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया, वो मिस्टेक्स देखी हैं। खाली कर दिया और वापस नहीं आया, और खाली कर दिया और वापस आ गया, वो भी एक अलग चीज़ है। तो आपको इसमें कोई कॉमन मिस्टेक मिलेगी जो लगभग मिलती जुलती, सबने एक मिस्टेक तो सबने कॉमन करी है? कॉमन मिस्टेक्स उन्होंने जो करी हैं वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट को लिटरल टर्म्स में ले लिया, जबकि बाद में वो एडमिट करते हैं कि बहुत बार तो मैनेजमेंट्स को भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं स्टॉक प्राइस के, उनको अपना बिजनेस पता है बट उनको नहीं पता। तभी आप देखोगे कई बार क्या होता है कि अब आप अगर डिस्क्लोजर देखोगे एक्सचेंज का, अब देखोगे मैनेजमेंट ने शेयर बेच दिए थे 50 रुपये में, अब बाद में शेयर 5,000 रुपये हो गया, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। तो इसका एग्जाम्पल जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर में दिया गया है कि स्टीव जॉब्स को नहीं पता था कि एप्पल का शेयर इतना चलेगा, तो स्टीव जॉब्स एप्पल के शेयर तो खरीद ही नहीं रहे थे। ना बिल गेट्स को पता था माइक्रोसॉफ्ट चलेगा। तो जब इतने बड़े लोग होने के बाद, अपने इंसाइडर होने के बाद, कंपनी चलाने के बाद आपको नहीं पता, तो फिर हमें वही चीज़ पता होनी चाहिए जो हम ढूंढ सकते हैं। उससे बियॉन्ड तो थोड़ा बहुत आपको कंटिन्यूस रीविजिटिंग, कंटिन्यूस जैसे योगा की तरह है कि आप एक दिन करके नहीं बोल सकते जी आज मैंने योगा कर लिया मैं सारी ज़िंदगी के लिए फिट हो गया। फिटनेस को करने के लिए आपको रीविजिट करना पड़ेगा कंटिन्यूस। अच्छा, इसमें जो
नाम मैं दो चार पढ़ दूँ जिससे आप लोगों की दिलचस्पी इस किताब में हो जाए। समीर अरोड़ा, संजय भट्टाचार्य, विकास खेमानी, देवना मेहरा, मनीष भंडारी, रामदेव अग्रवाल जी, अतुल सूरी, एस नरेन अंडरलाइन, विजय केडिया, आयुष मित्तल स्क्रीनर के मालिक हैं वो, गौतम त्रिवेदी, रवि धर्मश्री, ज्योतिवर्धन जयपुरिया, विराज मेहता, सब 26 नाम है। और 26वां नाम है हिरेन वेद का, सत्यप्रकाश मित्तल। बहुत सारे नाम है। इस किताब की जो बहुत सारी लर्निंग्स है ना, मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए। और पढ़ने का मैं बहुत फेवरेट हूँ कि किताबें ज़रूर पढ़िए। वो आपको ज़रूरी नहीं कि आप खुद ही गलती कर करके सीखें, दूसरे की गलती से सीख लो ना यार, इजी है। अब इस किताब को पढ़ के आप 50 गलतियाँ ना करें, ये सीख सकते हैं। तो इसमें एक नाम जो आया, सफ़ीर भाई, उस पर कमेंट आपका चाहिए। बिल्कुल, नरेन जी का। आप समझ गए ना कि एस नरेन जी आजकल बहुत चर्चा में हैं। तो बताइए, क्या उन्होंने पहले तो उनकी क्या मिस्टेक उन्होंने, या क्या उनकी लर्निंग्स थी? उन्होंने फोकस ज़्यादा करा है बिहेवियरल साइंस पे कि फॉर एग्जांपल कि वो जनरली इस मोड पे हैं कि जैसे आप कोविड देखोगे तो उस समय कोविड में जब लग रहा था कि टोटल तबाही है, तो कहते हैं पर ये तो पता है कि ह्यूमन तबाही होती नहीं है, ह्यूमन रेजिलियंस होती है। तो उस समय आप अपना शेयर बेच दो या बहुत फ्रेंजी में चले जाओ, .com के बूम पे चले जाओ, और उस समय आप यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, एक ये ना बहुत लोगों को बात मालूम नहीं है, तो मैं ये चाहता था इस बुक से, क्योंकि कुछ लोग फॉर एग्जांपल ये भी पूछेंगे कि आप फंड मैनेजर को डिस्क्राइब क्यों कर रहे हो, तो इनमें से सब कुछ फंड मैनेजर तो प्रोप्राइटरी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे विजय केडिया जी हैं, संजय भट्टाचार्य जी हैं। ये बात किसी को मालूम ही नहीं है एज एन एग्जाम्पल कि संजय भट्टाचार्य ने 100 मल्टी बैगर्स 100 बैगर्स बनाए हैं। तो वो 100 बैगर्स की आइडियोलॉजी क्या है कि आपने, और वो अननोन कंपनियां थी तभी वो मल्टी बैगर बनी। तो वो समझने के लिए तो मिस्टर नरेन का भी एग्जाम्पल मोर फोकस्ड ऑन बिहेवियरल साइंस है, और वो अपनी तरीके से डिसिप्लिन्ड हैं। और जो स्टेटमेंट्स फंड मैनेजर देते हैं ना, वो कई बार क्या होता है कि मैं पर्सनली, मैं ये नहीं बोल रहा कि रीडर्स क्या करेंगे, बिकॉज हर आदमी की इंटरप्रिटेशन अलग होगी, लेकिन आप सुनो सबकी, करो मन की। परफेक्ट, ये एकदम है। और सुनना सबकी इसलिए कि उससे आप सीख लेते हैं। तो अच्छा, जो एस नरेन जी ने जो अभी कहा, जिस पर बहुत चर्चा है, क्या लोगों ने उनको गलत समझा या उनकी बात से डिसएग्री हुआ जा सकता है? नहीं, मेरे को लगता है कि एक फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है फंड मैनेजर की। उनका पॉइंट एसेंशियली ये हो सकता है कि अगर आप मेरे को इतने पैसे देते जाओगे मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो मैं हो सकता है मेरी रिटर्न ऑप्टिमल नहीं हो। तो एक तरीके से एक रिक्वेस्ट अपनी रेपुटेशन को सैक्रोसेंट रखने के लिए, या तो आप बोल सकते हो कि नहीं जी मुझे लग रहा है इसमें वैल्यूएशन है। बट अगर आप लिटरल टर्म्स में सोचोगे कि अगर वो रियली चाहते थे कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं खरीदो, तो वो बेच देते। बट उनकी तो होल्डिंग्स हैं, यहाँ तक कि उनके खुद के फ्लेक्सी कैप फंड में मिड कैप और स्मॉल कैप की एलोकेशन मोर देन मार्केट रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मैं अगर एक पेज लिखूँ, 4 A4 साइज़ के 2 पेज लिखूँ और इसमें आप जोड़ दूँ आपके बारे में, मैंने लिखा है चैप्टर। मैं लिखूँ नहीं तो आप मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं ये बोलता हूँ ना, आप जितना नॉलेज को, जैसे ये किताब मान लो किसी आदमी ने खरीदी जिसको हम नहीं जानते, और वो ट्विटर पे आके या कहीं पे आके उसके ऊपर एक ज्ञान बढ़ाते हैं, तो वो एक्चुअली सर्विस कर रहे हैं हम सबको, क्योंकि फिर हमारा एक तरीके से लिटरल क्राउड सोर्सिंग में हम सीख रहे हैं। बहुत लोगों का सैडली क्या है कि मुझे इंडिया में मान लो 1 करोड़ अच्छे इन्वेस्टर हैं, मैं 1 लाख को भी नहीं जानता हूँ, तो वो डिस्कवरी टाइम लेगी। एक दिन हमें सडनली, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं अपने कॉलेज के डेज में था और उसके बाद में जब मैं लॉ पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता था कोई मुकुल अग्रवाल है, बट वो बहुत बड़े इन्वेस्टर बने। ऐसे आज की डेट में बहुत सारे मिसेस श्याम सुंदर अय्यर हैं, इतने बड़े इन्वेस्टर हैं। तो वो हम, क्योंकि वो टीवी पे नहीं आते, मुझे नहीं पता था आशीष कचोलिया कौन है, क्योंकि वो टीवी पे नहीं कभी देखा। फिर बाद में उनका नाम आने लग गया ब्लॉक डील में, फिर आ गया ये नेट वेल्थ इतनी होगी। तो ये बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, बट सैडली इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के लिए ये शाय लोग हैं, ये ज़्यादा बातें नहीं करते, इंटरव्यू नहीं देते। तो जितना मैं कर सकता था मैंने किताब में कोशिश करी है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग। मैंने जब इसकी बिल्कुल समरी देखी थी किस बारे में लिखी गई है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉली खन्ना कौन है, अनिल गोयल कौन है, अजय उपाध्याय कौन है, बहुत से लोग नहीं जानते। क्योंकि नहीं, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये अगर वो सुनेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग है। मैं हिंदुस्तान लीवर का लॉयर था, मेरा एक एजेंडा था कि क्वालिटी के 4 बंटवारे हुए थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उनको खरीद के कंसोलिडेट करना था ताकि यूनिलीवर उसको खरीद ले। तो जब ये जो क्वालिटी के जो साउथ इंडिया के सेलर हैं वो राजीव खन्ना है, और मुझे आज की बात में ये नहीं पता था डॉली खन्ना और राजीव खन्ना एक ही हैं। तो बाद में जाके अपने
डिस्कवरी हुई और मैं उन्हें सोचा यार इतना, जब मैं लीगल मैटर कर रहा था तो मैं उनको हलवा ही बोल देता। यस। तो नहीं ख्याल आता ये बात। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के बारे में जाने पड़े, क्योंकि हर आदमी टीवी पे आपको शायद ना दिखे। हालांकि मैं अपने इस पॉडकास्ट में मेरी कोशिश रहेगी कि जितने नाम आपने लिखे या इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को लेके आऊँ और बात करूँ, लोग उनको सुनना चाहें। तो ये तो थी आपकी किताब की बात, जो कि पढ़ना चाहिए डेफिनेटली। मैंने सुना है कि आप फिल्में बहुत देखते हैं, बहुत। फूड की बहुत शौकीन है। बहुत। आपको देख के लगता नहीं कि आप फूड के इतने शौकीन होंगे। शौकीन- मुझे देख के तो कोई भी कहेगा यार ये बहुत ही फूडी नहीं, टाइप का आदमी शौकीन है। मैं बहुत हूँ, बट मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गया हूँ, क्योंकि अब- मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं से, जैसे निवेश की तरह, आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट करोगे तो या तो आप बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो। मैं देखता हूँ मैराथन में लोग भाग रहे हैं, वो कैपेबिलिटी मैंने अपने अंदर अभी डेवलप नहीं करी है। स्पोर्ट्स खेल रहे हो एक्टिव, वो नहीं कर रहा मैं स्कूल कॉलेज लेवल पे क्रिकेट खेलता था, बहुत बढ़िया खेलता था, अब नहीं कर रहा मैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ में जो मेरी कमी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि टाइम का भी कंस्ट्रेंट है, लैक ऑफ स्लीप का भी कंस्ट्रेंट है। अगर मैं अभी जॉगिंग करने चल जाऊँ और मैं सो नहीं रहा ढंग से, तो मेरी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं कॉन्शियस ईटिंग पे चला गया हूँ। तो कॉन्शियस ईटिंग में मैं अच्छा खाना खाता हूँ, लेकिन क्वांटिटी को ओवरडू नहीं करता। क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, जैसे डिटॉक्स करने के लिए हम लोग भी बहुत मूवी, मैं भी बहुत मूवी देखता हूँ, बहुत मतलब कोई सीरीज़ आए मुझसे बच जाए, बिंज वॉचिंग करके मैं देख डालता हूँ उसको। तो मैं तो कई बार उसको देखते देखते अचानक से बीच में रोक देता हूँ। मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ गया कि यार यार इसके पहले इसको पढ़ लेते। वो आइडिया एक्चुअली वहीं से आता, फिल्म देख रहे हैं उसमें कुछ डायलॉग मारा उसने, फिलोसफिकल लगा, किसी कंपनी से रिलेट हुआ, तो उसको रोक दो पहले, चलो उसको पढ़ते हैं थोड़ा। आपके साथ होता है ऐसा? बहुत ज़्यादा, और मेरे ट्वीट में भी होता है। मैं गानों के ऊपर ही ट्वीट बना देता हूँ, जो मुझे लगता है कि एक तो लाइट हो जाता है मोमेंट। अगर Actually. आपके माइंड में ज़्यादा से टेंशन है कि मार्केट में इतना मिड कैप गिर गया, स्मॉल कैप गिर गया, मैं क्या करूँ, ये चीज़ अच्छी लग रही है स्क्रीन पे, बट अब पैसे नहीं है एलोकेट करने के लिए, मैं कुछ बेचूँ, स्विच करूँ, पहले तो लाइट हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का है वो रेजिलियंस है। अगर आप आपका माइंड स्ट्रांग कर लोगे तो आपका माइंड आपको इनफ सोल्यूशन दे देगा। ह्यूमन ब्रेन बहुत ही, तभी वो कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन 3% 4% पोटेंशियल से ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकती। तो वो 3 to 4%, ये साइंटिफिक फैक्ट है, मतलब ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो अगर यूज़ नहीं हो सकती तो मैं अपनी ब्रेन को एम्पावर तो करूँ। तो एम्पावर करने के लिए अगर मैं उसको इतना थका दूंगा कि उसको लगेगा कि नहीं ये तो होना ही नहीं वाला, तो वो सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा। अच्छा, रिसेंट में सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी आपको? बहुत, मैं तो पिक्चरों का बहुत ही, नहीं, सबसे बढ़िया कौन सी लगी? मेरे को जो लास्ट अच्छा लगा था वो टीवी सीरियल जो स्कैम आया था, वो बहुत बढ़िया लगा Scam था। 92। और लकीली मैंने शुरू में देख लिया था, यहाँ तक कि जब मैंने ट्वीट करी और मिस्टर हर्षल मेहता जो इन्होंने बनाया उनको टैग किया, तो उनका रिप्लाई, और जो एक्टर हैं वो एक्टर बहुत अच्छे हैं, उनका रिप्लाई भी आया, क्योंकि हो सकता है उनके लिए नई चीज़ थी। उसमें अच्छा ये लगा कि वो चीज़ हमने पढ़ी है, उसके बारे में हमने पढ़ा है, बट उसको पढ़ने के बाद भी हमने उससे सीखा कम। तो उसमें मेरे को नहीं लगता सारा नेगेटिव है। मुझे लगता है कि उसमें नेगेटिव भी था और बहुत पॉजिटिव भी था। ऐसा नहीं था कि वो उसके अंदर पॉजिटिव नहीं था। जैसे किसी के अंदर बिलीफ था तो वो पॉजिटिव था, सिस्टम का अब्यूज़ होना एक नेगेटिव था। तो आपको एक तरीके से वो यिन यान करके बैलेंस करके। वो तेलगी वाली सीरीज़ देखी आपने? वो भी देखी, स्टैम्प पेपर के ऊपर। अच्छा, मुझे वो तेलगी वाली सीरीज़ मैंने देखी सफ़ीर भाई, वो बहुत नेगेटिव सीरीज़ है। मतलब एक स्कैम हुआ, इतना बड़ा घोटाला हो गया। उस सीरीज़ को देखते हुए मेरा ऑब्जर्वेशन था, मैंने लिखा नहीं क्योंकि हंसल जी मेरे पे भी ट्वीट पे रिप्लाई कर देते हैं, मैंने भी स्कैम पे लिखा था, उन्होंने रिप्लाई किया। मैंने उनकी हर सीरीज़ पे लिखता हूँ मैं, और ट्विटर पे मैं रिव्यू लिखता हूँ फिल्मों के। मैंने उस पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसका जो मेन कैरेक्टर है, आप उसको थोड़ा पॉजिटिव सेंस में देखिए, तेलगी को, जो उसमें कैरेक्टर प्ले हो रहा है, उसके अंदर इतना पैशन है ये करने का कि उसको गुस्सा नहीं आता। उसका जो शुरुआत में एक दोस्त रहता है, वो उसको धक्के मार के बाहर निकालता है, 100 जगह वो कम से कम डिफीट खाता है, बट उसके चेहरे पे शिकन नहीं है, गुस्सा होता ही नहीं है वो। मतलब वो अपने गोल के लोग लेकर के इतना ज़्यादा इंटेंस है वो, कि अब ये एक नेगेटिव चीज़ थी कि वो गलत काम के लिए बहुत इंटेंस हो रहा था, लेकिन अगर उसको आप सही काम के हिसाब से देखिए तो मुझे तो वो कैरेक्टर बहुत ही लगा कि यार ये आदमी के अंदर कितना पैशन था उसको करने के लिए। बट लिखा इसलिए नहीं कि लोग फिर ट्रोल करेंगे, यार तुम एक गलत कैरेक्टर को तुमने ऐसे कैसे हाईलाइट कर दिया। यही तो जिंदगी की कहानी है। आप अगर सबसे सक्सेसफुल लोग देखोगे वो मैवरिक होते हैं। अब वो कुछ मैवरिक करेक्ट साइड पे होते हैं और कुछ मैवरिक गलत साइड पे होते हैं, पर फिर भी चार्ल्स सोबराज फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ोगे तो वो आदमी में बहुत ब्रेन्स हैं, मतलब जिस तरीके से करा है, तो वो एक पॉजिटिव है। उन्होंने वो ब्रेन को चैनलाइज नेगेटिव जगह कर दिया, वो एक
नेगेटिव है। तो Right. हमें तो वही उन लोगों से सीखना है और हाँ। राइट पाथ पे रहना है। राइट बात। तो वो प्लीज़ आप लोग सीरीज देखिएगा, उसमें कोई उसका रिकमेंडेशन अभी भी जो एक टीवी सीरियल आया है ना जो कि जेल, तिहाड़ जेल के ऊपर है, मेरे को Black बहुत बढ़िया Warrant. मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि जिस तरीके से इंटीग्रेशन करा हुआ है सारे क्राइम्स का भी। तो ब्लैक वारंट की जो सुनील गुप्ता और जो दूसरी लड़की है सुनेत्रा चौधरी, तो सुनील गुप्ता जी तो जेलर ही थे। सुनेत्रा इज माय बैचमेट ओ वेरी नाइस। इन आईएमसी। तो अगर वो सुन रही हो तो मैं उनको बहुत बढ़िया। बात मेरी हो चुकी है, शायद हम लोग उनके साथ भी पॉडकास्ट करेंगे। सुनील का वर्जन तो सबने सुन लिया कि वो जो खुद जेलर थे, कैरेक्टर वही थे वो। सुनेत्रा ने क्यों ऐसा किया, क्यों लिखा, क्या उसका ऑब्जर्वेशन था, देखते बात करते हैं। अगर सुनेत्रा से बात हो जाएगी तो हम लोग विल और डिस्कस की ब्लैक वारंट, उसको भी मैंने लिखा और मुझे वो सीरीज बहुत बढ़िया, बहुत ही मेरे को भी बढ़िया बहुत series अच्छा थी। लगा कि आपको एक समरी में इतने सारे क्राइम्स के बारे में, डेलिब्रेशन की हैंग करना है नहीं करना, जेल में क्या करना है एटसेट्रा। और लास्ट में जब वो सोबरा जी लड्डू खिला के निकल जाते हैं कि वो पूरा इतना चुपचाप बैठा हुआ आदमी, एक्चुअली साइलेंट पर्सन कहाँ से कहाँ, तभी उनकी एक और सीरीज का नाम भी साइलेंट के हाँ। ऊपर था, साइलेंट किलर आई थिंक। यस यस यस, उसका पार्ट 2 भी शायद आने की तैयारी है ब्लैक वारंट की। तो फिल्मों का सीरीज का तो ये तो बहुत मज़ा आता है, काफ़ी मैच कर रहे हैं हम लोग। अब एक हमारे और- बस शर्ट के रंग नहीं मैच कर रहे क्योंकि मैं ग्रीन पहन के आया हूं और आप रेड का देखिए, पहन के आए हो, बट मार्केट के लिए कंप्लीट हो गए हम। मार्केट के लिए कंप्लीट हो गए। और मैंने एक्चुअली मेरे पास, मैं ज़्यादा वाइट शर्ट पहनता हूँ, तो मैंने आज सोचा कि मैं आज रेड पहन के जाऊँगा। मेरे पास यही एक कलर बढ़िया शर्ट थी और मुझे पता था कि आप कुछ कलरफुल पहन के आओगे, तो कोइंसिडेंस है कि मैं रेड पहन के आया और आप ग्रीन पहन के आए हो। सफ़ीर भाई ये बताइए कि ये पूरी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अब जो हम चूँकि आप सेल्फ मेड इन्वेस्टर हैं, बहुत लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। आपको खुद को शायद बहुत बार कम नहीं पता चलता, हम लोग सर्कल मूव करते हैं तो आपका नाम जिक्र आ ही जाता है कि सफ़ीर भाई बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। तो जो नए लोग अभी आए हैं, जो कोट अनकोट सटोरिये जैसे बन गए हैं, है ना, ओवरनाइट पैसा चाहिए, आज खरीदा तो कल सुबह से भाव देखना शुरू कर देते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे लड़के हैं और वेल्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो वेल्थ बनाने का तरीका नहीं जानते। तो 2-3 ऐसी चीज़ें मुझे बताइए उन दर्शकों को कि कंपनी सिलेक्शन के समय या इन्वेस्टिंग जर्नी में 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है और 3 रेड फ्लैग्स क्या है। वो चाहे बिहेवियरल हो सकते हैं, चाहे कंपनी सिलेक्शन में हो सकते हैं, व्हाटएवर। नहीं, एक जैसे फॉर एग्जांपल जिसको मैं ग्रीन फ्लैग बोलूँगा वो ये है कि जो पर्टिकुलर बिजनेस में कंपनी है, अगर उसकी स्केलेबिलिटी बहुत बड़ी है तो क्या होता है कि कई बार आप विद द क्राउड भी चले जाते हो। अगर आप मान लो कि आप इतना एक्सेप्शनली गुड नहीं कर रहे बट कोई और कंपनी अच्छा कर रही है, उस समय ग्रोथ रेट इतना अच्छा है, तो आप एक दूसरे से सीख के भी आगे चले जाते हो। करेक्ट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपनी रियल लाइफ के हिसाब से कि मैं अगर श्रीराम कॉलेज में एडमिशन लिया तो आप उनसे मार्क्स भी नहीं पूछोगे, आप बोलोगे यार मुझे पता है एंट्रेंस वो तो एंट्री के लिए इतना मुश्किल मार्क है। Correct. तो अगर मैं आपको अगर बोलूँगा कि मैं जी फर्स्ट नहीं आया श्रीराम कॉलेज में, आप बोलोगे कोई बात नहीं, श्रीराम कॉलेज में होना ही या IIM अहमदाबाद में होना ही बहुत बड़ी बात है। तो एक होता है कि अगर वो सेक्टर के अंदर बहुत फेवरेबल विंड्स हो, दूसरा होता है कि मैनेजमेंट उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपने बिजनेस पे कितना फिक्सेटेड है रादर देन स्टॉक मार्केट। अगर मैनेजमेंट रोज आके स्टॉक मार्केट के बारे में, QIP के बारे में, बोनस राइट्स, इक्विटी डाइल्यूशन, बार बार ऐसी चीज़ें करेगा तो उसका मतलब वो लिटरली बैठ के एनालाइज कर रहा है कि मैं पैसे कैसे ज़्यादा बनाऊँ। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, आज मैंने बहुत ही अच्छा एक मैसेज पढ़ा, मिस्टर मनीष चौखानी ने शेयर किया था कि अमेरिकन मार्केट के अंदर ज़्यादातर अभी कंपनियां बायबैक कर रही हैं, तो वो बायबैक में इंटरेस्ट तो प्रमोटर्स को कर रही हैं, जबकि वॉरेन बफेट कैश पे बैठे हुए हैं। तो जब आपको लगेगा कि ये बायबैक्स आ रहे हैं और ये प्रमोटर ही अपनी हाई लेवल पे एग्जिट कर रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है टेक्निकली, कि इसका मतलब वो अपनी कंपनी को एक स्टॉक प्राइस के इक्वल वैल्यू कर रहा है बट वो उसके आगे नहीं सोच रहा। और थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के अंदर कोई गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा होना अलग बात है बट गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हो, चाहे वो एक एलोकेशन इशू हो, चाहे वो अनड्यू प्रॉफिट इशू हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो, वो अगर चीज़ें आप हटा दोगे, गलत हटा दोगे, तो सही अपना थोड़ा सिस्टम हो जाता है। अच्छा, हम कम्युनिटी में भी रहते हैं, तो कम्युनिटी में अगर मेरे नेबर वेल बिहेव्ड है, मेरा नेबर कोई रोड पे कूड़ा नहीं फेंकता, गाड़ी अच्छी जगह पार्क करता है, म्यूज़िक को जैसे रात को 1 बजे नहीं ब्लास्ट करता, कोई गलत चीज़ नहीं करता, तो उसको देख के मैं भी सुधर जाऊँगा। तो एक कम्युनिटी ऑफ ये देखने के लिए कि बिहेवियरल साइंस क्या है बहुत क्रिटिकल है। एंड रेड फ्लैग्स? रेड फ्लैग्स हैं कि फॉर एग्जांपल
पहली चीज़ है कि मैंने जो शुरू में गलतियां करी और उनसे मैं सीखा, जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बोलता हूँ, मैं ऐसी कंपनी नहीं खरीदूंगा जिसकी एक बैलेंस शीट के अंदर कंपनी सब्सिडरी 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 हो। वेब बना रखा है पूरा। वेब बनाया हुआ है कि इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने जाल को कि उसको पकड़ना कि यहाँ पे गलत हो रहा है और वहाँ सही हो रहा है बहुत मुश्किल है। दूसरा, इंटर कंपनी सेल्स हो जाएंगी फिर सडनली और आपको पकड़ में नहीं आएगा, वो रेवेन्यू दिखा देगा ग्रोथ है बट अपने आप को ही सप्लाई कर दिया होगा। तो पहला तो वो रेड फ्लैग हो गया। दूसरी चीज़ की जो सेक्टर की मुझे समझ नहीं है, जहाँ पे मेरी और मार्केट के अंदर 8,000 कंपनी है, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे परफेक्ट रिटर्न हर बॉल के ऊपर छक्का मारने का तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्रिकेट मैच भी बोरिंग हो जाएगा, कोई देखने भी नहीं आएगा। अगर आप बोलो कि बैट्समैन हर बॉल पे छक्का मारता है, कोई देखने नहीं आएगा। वो सारी बॉलर की, फील्डर की, विकेट कीपर की, अंपायर की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। तो मुझे वो आदमी नहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना जो कि टू फास्ट एंड नाउ पे है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ फोकस नहीं है। तो मुझे वो कंपनी को रेड फ्लैग में लेना है और वो एक्चुअली होता है। जैसे एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आप देखोगे बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, तो उस सेक्टर की सबसे गंदी कंपनी को भी लोग खरीद के बोलते हैं जी इसकी पी 8 है, सेक्टर की पी 100 है, तो मैं 8 चीप। बट नो, वो किसी रीज़न से बॉटम ऑफ द पिरामिड है और जो 100 पे बैठा है वो भी गलत कर रहा है, क्योंकि वो 100 पे आने के बाद वो हेनरी टेलेडाइन नहीं बन रहा। तो मुझे वो भी कंपनियों के अंदर नहीं जाना। तो कैपिटल एलोकेशन ऑफ कंपनीज, अब सेक्टर में मान लो रिटर्न्स ही नहीं है, कोई ऐसी कंपनियां हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो एक कंपनी है जिसके अंदर मार्जिन सिर्फ 2% का है। Correct. वो 2% का मार्जिन एक्सचेंज में उड़ जाएगा, एक कॉम्पिटिटिव एक पेमेंट नहीं आई उड़ जाएगा। तो मुझे वो इंडस्ट्री में मेरे को इतनी लीवरेज चाहिए कंपनी में। लीवरेज का मतलब नॉट बोरोइंग, बट लीवरेज चाहिए कि गलत होने के बाद भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रह इतना क्वेश्चन होना चाहिए कि थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो बर्दाश्त कर ले, शॉकर होना चाहिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं करता हूँ, मुझे नहीं पता बाकी निवेश, मैं लिटरली आज के डे पे क्या बाय करना है ये डिसाइड करता हूँ रात को। ओके। तो ताकि मैं प्राइस से इम्पैक्टेड ना हूँ। और उस समय मेरी चॉइस में एक लिस्ट होती है, मेरे पास एक शॉपिंग लिस्ट है। वो शॉपिंग लिस्ट में मैं देखता हूँ उस दिन मुझे बेस्ट प्राइस किस पे मिल रहा है। तो ये नहीं मैं करता कि मुझे वो ज़बरदस्ती की जो कंपनी के मेरे पोर्टफोलियो में 7% वेटेज है, मुझे वही वाली कंपनी खरीदनी है क्योंकि मेरे माइंड में है वो। मैं लिटरली अपने आप को बोलता हूँ मैं अपने मनी का करता हूँ, और वो करता होने के बाद मेरा काम है उसको बेस्ट एलोकेशन पे लगाना। तो वो अगर बेस्ट एलोकेशन पे मुझे दिखता है कि कोई चीज़ आज 15% गिर गई है लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसको खरीदूंगा। मैं ज़रूरी ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर एलोकेशन बढ़ा के और उसके अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो अपने आप ही ऑटो मोड पे आ जाएगा। वो हाल फिलहाल में कुछ खरीद रहे हैं कि हाँ, मैंने बहुत ही अभी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैंने एक नहीं, मैं खरीद तो अग्रेसिवली रहा हूँ। इनफैक्ट यहाँ तक कि मैं उसको गलती भी बोल सकता हूँ टेम्परली। अगर मैं आज, जैसे मैंने आपके साथ भी जब विवाद किया था, तो मैंने जब एलोकेशन, विवाद नहीं था, संवाद सॉरी, मेरी हिंदी सुधर जाएगी इस प्रोग्राम में। बिल्कुल। तो जब मैंने उसके ऊपर वो स्टॉक खरीदा, जब मैंने बाइंग करी थी, तो अभी मेरा एक आइडियोलॉजी है, हो सकता है वो गलत हो लेकिन मैं शेयर कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे रामदेव अग्रवाल जी ने स्टडी करी है वैल्यू क्रिएशन के ऊपर, पहले किताब आई थी एंड्रू मटॉन्स्की की किताब वैल्यू माइग्रेशन के ऊपर, मेरे हिसाब से बहुत वैल्यू माइग्रेट हो रही है टुवर्ड्स स्मॉलर कंपनीज। उसमें बहुत रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि जो स्मॉलर कंपनी में डायनेमिक लोग आते हैं, क्योंकि वो जॉब छोड़ के आते हैं, उनके अंदर हंगर होता है, क्योंकि वो जॉब छोड़ते इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने आप कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। वर्ड एंटरप्रेन्योर उनको समझ में आ गया। उनका सबसे बड़ा नेगेटिव था उनको कैपिटल एक्सेस नहीं थी, तो वो जो भी करना चाहते थे मारा मारी थी, कुछ नहीं कर सकते थे। अपने फ्रेंड से बोरो करके, फैमिली से बोरो करके बिजनेस नहीं चल सकता। वो कैपिटल एलोकेशन उनको चेस कर रही है आज। तो कैपिटल की जो डेफिशिएंसी है उनके अंदर पूरी हो गई। कॉम्पिटेंस थी क्योंकि IIT IIM ऐसी बिट्स पिलानी ऐसी जगहों से आए हुए हैं। और तीसरा एक गवर्नमेंट पॉलिसीज उनके फेवर में। गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्चुअली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखोगे, MSME और SME को सबसे पहले पेमेंट आती है। राइट, करेक्ट। भारत ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। उनको लेंडिंग के लिए भी ऐसी स्कीम्स बनी हुई हैं कि अंदर उनको लेंडिंग मिल जाती है, यहाँ तक कि लार्ज कंपनी को कभी भी वो बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है वो एक। और तीसरा चीज़ है कि सोशल मीडिया उनको इनेबल कर रही है टू रीच आउट।
जो वो पहले एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ही नहीं, जैसे हिंदुस्तान लीवर का अगर करोड़ों रुपए का बजट है, उसके आदमी की टोटल टर्नओवर भी करोड़ रुपए नहीं है, तो आज वो इंस्टाग्राम पे चले जाएगा या ट्विटर पे, जहाँ पे भी न्यू फॉर्म्स में चले जाएगा। तो मुझे लगता है वो कंपनीज। एंड चौथा है कि आप क्वालिटी प्रेस्टीज से रिलेट हो गई, क्योंकि अब हम सब लोग, आप मान लो अभी ये पॉडकास्ट डालते हो, आप देखोगे लाइक्स क्या आई हैं, डिसलाइक क्या आई हैं, हम वो लाइक और डिसलाइक की दुनिया के अब खिलाड़ी बन गए हैं। तो वो कंपनी भी देखती है कि मेरे को सोशल ग्रेटिफिकेशन लेने के लिए आज क्वालिटी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अगर उसने क्वालिटी क्रैक कर दी और उसने कैपिटल क्रैक कर दिया और उसको गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर करती है, तो जब वो क्वालिटी क्रैक करेगा तो जो बड़ा प्लेयर है जो उसको ऑर्डर देने आएगा, उसको लगेगा कि मैं इससे नेगोशिएट भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मार्जिन्स कम है, ओवरहेड्स कम है, उसका ऑफिस हो सकता है रेंट पे हो, उसने कोई फैंसी बिल्डिंग नहीं खरीदी हो, तो वो जब बड़ा ऑर्डर देता है तो उसका टर्नओवर भी चेंज होता है। तो मुझे लग रहा है ये ट्रांजिटरी फेज है इन कंपनियों के लिए। कुछ कंपनियां इनमें से बहुत बड़े शेयर, और यही रीज़न है कि अगर आप वापस अब जाओगे स्टैंडर्ड एंड पुअर की स्टडी में, या आप बोलोगे कि जो टॉप कंपनीज हमेशा रिप्लेस हो जा रही हैं, न्यू लेवल ऑफ टॉप कंपनीज आर कमिंग, न्यू लेवल ऑफ मिड कैप, स्मॉल कैप मिड कैप बन रहा है, मिड कैप लार्ज कैप बन रहा है, बट लार्ज कैप भी मिड कैप बन रहा है और मिड कैप भी स्मॉल कैप बन रहा है। तो वो ट्रांजिशन के अंदर आपको खेलना है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि वो एक फेज़ होता है कंपनी का कि जब वो मेच्योर हो गई बहुत, तो उसकी ग्रोथ फिर एकदम एक प्लेटो हो गया, स्टैटिक दिखेगी आपको। लेकिन जो राइजिंग स्टार्स हैं उनको अगर आप ढूंढ लें तो फिर आप एक्चुअली बहुत मल्टीबैगर या गेन्स कर सकते हैं। इसी की बात हम लोग अभी कर रहे थे। एक सवाल है मेरे मन में कि आप चूँकि बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें कॉरपोरेट्स के लोग हैं, आप लॉयर हैं, तो थोड़ा सा वो लेंस वाली नज़र होती है। अच्छा, वैसे बाय द वे मैंने भी लॉ कर लिया है। ओह कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। बट सिर्फ पढ़ाई के लिए भी ऐसा तो बहुत है। बट मुझे बहुत मज़ा आया था उसको पढ़ने में। तो मुझे उसको पढ़ के एक्चुअली बहुत मज़ा आया कि यार मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त है, तो वो शौक था इसलिए किया। तो बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, तो लॉ जब मैं कर रहा था तो उसमें एक लाइन किसी ने कही कि लॉयर ना सबूत देखता है, उसको और कुछ नहीं दिखता है। आपके परसेप्शन से मैं कोई लेना, सबूत दिखाओ मेरे को। तो जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे करते हैं, तो क्या एक एज ब्रैकेट मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि जो 45 के अराउंड मैनेजमेंट की एज है, वो कंपनी को ज़रूर आपको वॉच आउट करना चाहिए, क्योंकि बहुत फैक्टर मैटर करता है। वो ऐसा है जो अगर 45 एज के आसपास की मैनेजमेंट ने ज़्यादातर उड़ाव चढ़ाव बहुत सारे देखे होते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस होता है कि वो एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि वो जो अपनी बोट लेके पानी से हट जाएगा जब टर्बुलेंस आएगी। और टर्बुलेंस आएगी बिजनेस में, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके अंदर टर्बुलेंस नहीं आती। तो वो एक एडवांटेज होता है। बट सेम टाइम पे मैं अंडरमाइन नहीं करता, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर है और उसकी जड़ मजबूत है, और उसकी जड़ हो सकता है उसकी नॉलेज हो, उसकी कैपेबिलिटी हो, उसकी इंटेग्रिटी हो, जो भी उसकी जड़ है, तो मुझे लगता है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो उसको अपॉर्चुनिटी, अगर मेरी अनसर्टेनिटी ये है कि वो मुनाफा कब कमाएगा, तो फिर मैं फेज इन्वेस्टमेंट करूँगा, फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। कई बार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत बार होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मेरे मित्र आयुष मित्तल के साथ भी होता है। हम लोग कंपनी खरीद लेते हैं और कोई फॉर एग्जांपल ट्विटर पे आके बोलेगा बट आपके बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, आपने क्यों खरीदा। मैं जब वो टिकट खरीदता हूँ और सिनेमा हॉल के अंदर जाता हूँ, तब मुझे पता चलता है ना पिक्चर अच्छी है। तो अगर उस दिन मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे और मुझे सिर्फ ये देखना था 5 मिनट के लिए पिक्चर इतनी अच्छी है कि मैं वापस आ जाऊँ और उसके पूरे 3 घंटे देखूँ, तो वो तो मेरा मिस हो जाता। क्योंकि ट्रेलर तो वो है जो आप दिखा रहे हो, लेकिन हो सकता है पिक्चर बोरिंग हो, आपने बेस्ट सीन्स का ट्रेलर बना दिया, बाकी पिक्चर बोरिंग है। तो मुझे वो कॉस्ट ऑफ एंट्री, टिकट एंट्री लेनी पड़ेगी टू कीप इंटरेस्ट। दूसरा कि जब मैं उस कंपनी के बारे में पढ़ूंगा तो हो सकता है मुझे समझ में आए ये कंपनी ये वाली तो अच्छी नहीं है पर दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने अब उस कंपनी के बारे में पढ़ लिया और मुझे समझ में आ गया उसकी शॉर्ट कमिंग क्या है या उसकी यूनिकनेस ख़त्म होने वाली है। तो फिर मैं दूसरी कंपनी की तरफ जा रहा हूँ, तो वो मेरे को एक तरीके से रास्ता दिखा रही है, और जो कि मुझे रास्ता दिखेगा नहीं अगर मैं वो कंपनी के सेक्टर को या का टिकट नहीं खरीदूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और इसलिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि जो नए लोग हैं ना, उनके आंखों में सपने हैं, और हिंदुस्तान एक राइजिंग चैनल पे है। तो मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, कैप वेप के चक्कर मत पड़ो, आप बढ़िया कंपनी ढूंढो, बिजनेस मॉडल समझो। सफ़ीर भाई इतना सिखा रहे हैं, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, तो आपको वाकई वेल्थ बनेगी, जिसको हम लोग कहते हैं ना। अमीर बनना बहुत मुश्किल काम नहीं है, रईस बनना है ना। रईस जो होते हैं ना, वो उनके तौर तरीके, उनके बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर सब बदल जाते हैं। तो वो बनना है तो
इस पॉडकास्ट से आपको बहुत मदद मिलेगी। सफीर भाई, मैंने सुना कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं, गाना गाता नहीं हूँ। गाना एक्चुअली मेरा गाना बहुत ही गंदा होगा अगर मैं गाऊंगा, आपको तो मैं पॉडकास्ट खराब ही कर दूंगा। मैं एक ज़िंदगी में प्रिंसिपल बनाता हूँ कि मैं अपनी कमियों को लिखता हूँ। नंबर 1 कमी कौन सी है आपकी? बहुत सारी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गाने की बात करी, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है गाना गाने की, तो मैंने एक लिख लिया कागज़ पे कि गाना नहीं गा सकता। मैं स्कूल में गिटार प्ले करता था, बाद में वो नहीं प्रैक्टिस करी, तो अब उंगलियों को जब टच करते हैं तो मुझे लगता है जैसे लिटरली कि ग्रिप नहीं आ रही या चुभ रहा है या कुछ हो रहा है, या बाद में साइन नहीं हो रहे, तो वो क्वालिटी भी चली गई। जहाँ मेरी नॉलेज कम है, तो वहाँ मैं अपने आप के ऊपर चैलेंज डालता हूँ कि मैं उस नॉलेज को आज अगर एक्सिक्यूट करूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं गाना नहीं गा सकता, मैंने गाने के लिरिक्स लिखे, मैंने उसका कॉन्सेप्ट लिखा और वो रिलीज़ करा गाना कोविड के टाइम पे, लेट्स काम द वर्ल्ड। आप अगर अभी हिस्ट्री में सर्च करोगे तो गाना, सावन, iTunes, जितने प्लेटफॉर्म है उस पर वो नंबर 1 सॉन्ग गया, और वो नंबर 1 सॉन्ग इतना गया कि स्पॉटिफाई में वो 18 प्लेलिस्ट ऑफ द ईयर में आया। तो मैंने अपनी कमी को पूरा कर दिया। अब उसका रीज़न क्या है कि उसमें मैंने कोई मुनाफा तो कमाया नहीं, मैंने तो गाना कोई ऐसी पिक्चर के लिए बनाया नहीं। उसका रिजल्ट ये है कि वो पॉजिटिव एक्ट करने के बाद आपका माइंड आपको बोलता है कि ये शॉर्ट कमिंग हट गई है, और अगर आपने माइंड को विनर बना दिया तो आप जिंदगी में सर टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं। अब ऑटो ट्यूनर आ गए हैं, नहीं कर सकते हैं, बट गा सकते फिर वो दिल से। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक आदमी जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में जाके कोई एक बड़ी महंगी टी शर्ट खरीदता है, तो उसको पता है कि मैंने इसके पैसे दिए, तो वो टी शर्ट खरीद के वो एक स्टेट ऑफ माइंड में रहता है कि मैंने ये अकम्प्लिश करा। वही आदमी जाके काउंटरफिट टी शर्ट खरीदता है, उसको दिल ही दिल में पता है कि ये नकली है, तो उसका ब्रेन भी नकली तरीके से चलता है। तो मेरा पॉइंट है, मैं अपने आप को, अगर आप कोई भी किताब पढ़ोगे मैनिफेस्टेशन, मेंटल मॉडल्स या किसी भी चीज़ के ऊपर, और इसका रियल लाइफ एग्जांपल मार्केट में राकेश झुनझुनवाला जी थे। वो अपने आप को वो मदर ऑफ बुल रन बोल रहे हैं, और ये थोड़ी बोल रहे हैं कि मदर ऑफ बुल रन वॉज 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, और वो क्या इंटरप्रिटेशन है अभी किसी को नहीं पता, बट उन्होंने अपने माइंड को कंडीशन कर दिया। वॉरेन बफेट बार बार आज, जबकि वो कैश में बैठे हुए हैं, वो अपने आप को बोलते हैं कि देयर विल बी नेवर अ बेटर मार्केट देन यूएस। तो उनके नजरिए, तो वो अपने आप का अपना माइंड इतना स्ट्रांग कर रहे हैं कि वो फिर डगमगाते नहीं, और वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी एडवांटेज है इन्वेस्टर की। इंटरेस्टिंग। तो वैसे आजकल बहुत लोग गा रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका गला बहुत सुरीला हो, क्योंकि आप कमर्शियल यूज़ थोड़ी कर रहे हैं। तो चलो खैर, आप ट्राई करिए। मेरा सजेशन है आपके लिए, आप एक बार नहीं, आप देखो, मेरी स्कूल में हैंड राइटिंग अच्छी थी। सडनली मैं फाउंटेन पेन भी बड़ा अच्छा लगता था मुझे। अब मुझे लगता है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मैं लिटरली ऐसे लिखता हूँ जैसे डॉक्टर पर्चे लिखते हैं। आप सफीर में इस पे एक बात मैं कमेंट करूँगा। मेरे घर में चूँकि ज़्यादातर लोग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े थे, या इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, इस टाइप के लोग ही ज़्यादा। हम लोग क्योंकि लखनऊ यूपी में सब यही सब चलता है, ये बिजनेस हमारे घर में कभी हुआ नहीं। तो एक हमारे रिश्तेदार थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थी, बहुत पहले की बात है। तो उनकी राइटिंग बहुत ही ख़राब थी। तो उनसे पूछा हम लोगों ने कि ये मतलब आप हिंदी की प्रोफेसर, आपकी राइटिंग इतनी अच्छी क्यों नहीं है? तो उन्होंने जो बात कही वो उनका पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन मैं उससे 100% एग्री करता हूँ कि जब आपका दिमाग आपके हाथ से तेज चलता है तो आपकी राइटिंग ख़राब हो जाती है। आपके साथ यही हो रहा है। आप सोचते जिस स्पीड से हैं उस स्पीड से लिख नहीं सकते, इसलिए जल्दी लिखने चक्कर में आपकी राइटिंग ख़राब होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिनकी राइटिंग अच्छी हो कम अच्छा सोचते हैं, प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि जो बहुत तेज़ सोच रहे हैं उनकी राइटिंग वैसी हो जाती है। तो ये बात मेरे को क्लाइंट्स ने भी बोली है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत कॉन्फ्रेंसेस में बोलता हूँ, लिटरली एवरी 3rd 4th 5th डे कहीं ना कहीं बोल रहा होता हूँ। मेरी जो लीगल टीम है मेरे साथ काम करती है, वो बहुत घबराती है, क्योंकि वो बोलती है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही नहीं बना रहे, आप नोट्स ही नहीं बना रहे, और लोग बोलते हैं ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेमिनार है, उसमें तो 600 लोग आ रहे हैं, आप तो नोट्स ही नहीं बना रहे। अभी मैं कल रायपुर में बोलने जा रहा हूँ, वो बोलेंगे आपने प्रेजेंटेशन नहीं देखी, CII का कॉन्फ्रेंस है, यंग इंडियन का कॉन्फ्रेंस है। मैं बोलता हूँ मैं अपने दिल से बोलूँगा, और वो जो बोलना है उसकी कैपेबिलिटी बनाने के लिए मैं सारा साल पढ़ूंगा। तो एक दिन पढ़ने से पहले कौन से मेरे मार्क्स बदल जाएंगे, तो मैं वो नहीं करना चाहता। मैं
लोगों के साथ रिलेट करना चाहता हूँ। अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल मेरी बात अगर अच्छी नहीं लग रही तो, और आपको पिक्चर के बारे में बात नहीं करनी है, आपको डांस के बारे में बात करनी है, तो मैं 1 मिनट में आउट क्यों, मैं आपके साथ साथ चलूँगा डांस की तरफ। हो सकता है हमारे जॉनर ऑफ डांस अलग हो, लेकिन तो वो अडेप्टेबिलिटी लाने के लिए मैं अपने अंदर इनकेपेबिलिटी ढूंढता हूँ और उसको प्लग करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग, आपने बोला यू आर राइट, मैं बहुत फास्ट थिंकर हूँ, तो ये वो जो डेनियल कानमैन की किताब भी आई थी उसी का एक मतलब, आप लेफ्ट स्लो और राइट में फास्ट में फंस गए। तो मैं बोलता कि मैं चित्र नहीं बना सकता, तो मैंने अपने ऊपर चैलेंज डाला, मैं पेंटिंग बनाऊंगा। और वो पेंटिंग बनाई, दिल्ली आर्ट फेयर में गई, बीकानेर हाउस में डिस्प्ले हुई, उसका खरीदार भी आ गया, उसने लाल बिंदी लगा ली। मैंने कहा मत खरीदना क्योंकि मैं सेकंड नहीं बना सकता, लेकिन मेरे माइंड में मैंने अपने आप को बोल दिया ये कमी भी पूरी हो गई। तो जैसे आप कमियां पूरी करोगे, जैसे कई बार क्या होता है, ये ट्विटर पे एक हकीकत है कि फॉर एग्जांपल आपको लगेगा मैं बहुत रूड हूँ, पर मैं रूड नहीं बन रहा, मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ कि फैक्ट्स के ऊपर। तो वो लग रहा है कि यार बट वो फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा, बट मैं बोल रहा हूँ ये बड़ी ऑब्वियस बात है, ये पढ़ लो, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब एक आदमी ने बोला व्हाट इज द सोर्स ऑफ द आर्टिकल, मैं बोला मैं तो आर्टिकल ही चिपका दिया, तो उसमें सोर्स क्या रह गया। तो फिर मुझे लगता है यार अगर मैं उसको इतना बेसिक लेवल पे ला दूंगा कि नो द सोर्स इज, कि यू हैव टू गो टू गूगल, टाइप दिस, यू विल फाइंड इट, तो फिर तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस। लाइफ में टाइम सबसे बड़ी कमोडिटी है, उसको टाइम की यूटिलिटी लाने का बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत सही है। और सफ़ीर भाई की जो लर्निंग है ना, कि सेल्फ को चैलेंज करते रहो, आप अपनी वीकनेसेस को चैलेंज करो और उसको इम्प्रूव करो, तो ऐसा असंभव कुछ नहीं। देखिए चित्रकार भी हैं, गीतकार भी हैं, लॉयर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, फूडी भी हैं, और क्या क्या है, एंटरप्रेन्योर भी हैं। एंटरप्रेन्योर तो है ही है, वो तो गिवन है। नहीं, बहुत सारी स्टार्टअप। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई बार मैं रैंडमली, जैसे मान लो अभी बुक क्रॉसवर्ड में है, कोई आदमी आ गया, वो बोलता है जी मैं बिस्किट्स बनाता हूँ, तो मैं उसे नॉर्मल डिस्कशन करके भी उसको अपने आइडियाज़ दे देता हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मेरी टीम के भी लोग बोलते हैं यार आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया, आपको तो बिल करना चाहिए था। तो मुझे मैं उनको बोलता हूँ वो आदमी भी मुझे कुछ सिखा के जाएगा, तो वो प्राइस जो वो मुझे सिखा के जाएगा, आपको कैसे पता, आज तो उसने बताया नहीं है। तो मैं वो मैथमेटिक्स नहीं खेल रहा कि 4 इज इक्वल टू 4। एक्चुअली मेरे को लगता है 4 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, विच कुड बी 8, 12, 16, 400, 800, आई डोंट नो। तो वो आज की डेट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं कहीं जाता हूँ, जैसे एयरपोर्ट पे, या अभी मैं बॉम्बे से आया बुक साइनिंग पे, बहुत सारे लोग आते हैं और कुछ तो मेरी से एज में भी बड़े हैं, और वो आके बोलते हैं जी हम आपने थैंक यू, आपने हमारी वजह से, हमने आपकी वजह से ये सीखा वो सीखा, या हमने अच्छा शेयर में। वो फीलिंग ही मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उस फीलिंग की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी अनलिमिटेड वैल्यू है। तो वो मेरे को इतना अच्छा, जब अंदर से जो अच्छा फील होता है, अब एट एंड ऑफ द ईयर जब आप किसी भी टाइम लाइफ में जाओगे, आप बोलोगे एट द एंड ऑफ द माई इंटायर लाइफ, आपकी एक सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए। वो सेटिस्फैक्शन उस चीज़ों से आती है, तो उसको परस्यू करना चाहिए। अगर कोई अभी फॉर एग्जांपल कोई ब्लाइंड स्कूल बोले कि ये किताब हमें दे दो, मैं थोड़ी पूछूंगा कि आप पढ़ोगे कैसे, क्यों सोचूं मैं ये कि हो सकता है उसका आंसर हो कि उसको पढ़ के कोई सुनाएगा। पर अगर वो बच्चा फॉर एग्जांपल ब्लाइंड होने के बाद किताब चाहता है कि कोई पढ़ के उसको सुनाए, तो वो कितना शाइनिंग एग्जांपल है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं या मैं उसको बोलूं कि क्यों करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे। तो मैं वो उस इशू में जाना नहीं चाहता। तो ये थी सफ़ीर के साथ बातचीत, और इसमें आपने देखा कि सफ़ीर एक सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड का मतलब ये है कि अपनी मार्केट की जर्नी में इन्होंने खुद से सीखा, बहुत पढ़ाई की, और आज भी पढ़ते हैं, और अपने करियर में भी बहुत ध्यान देते हैं। तो ऐसे पॉडकास्ट में आपको बहुत मज़ा आता है। मज़ा मैं तब कहता हूँ जब आप कुछ सीखते हैं, और होपफुली सफ़ीर भाई आपको भी मज़ा आया होगा। बहुत ज़्यादा, और मेरे को मज़ा भी आया, और मुझे लग रहा है कि 2 घंटे तक मैं बड़ी शुद्ध हिंदी बोलूँगा अपने ऑफिस जाके। तो मज़ा मैं तभी कहता हूँ जब आप बहुत कुछ सीखते हैं, या कुछ बहुत चीज़ आपको थ्रिल करती है। पर्सनली जब मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं उस पॉडकास्ट में कहता हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आया। होपफुली आपको भी आया होगा। तो इस जर्नी को ऐसे ही बढ़ाए रखने के लिए, ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए हम ये चीज़ें लेकर आते हैं, और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सफलता न मिले, फिर चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, मार्केट की जर्नी हो, या आपके करियर की हो। आप लगातार कोशिश करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको 10 में 7 बार सफलता तो ज़रूर मिलेगी। होपफुली आपकी इस जर्नी में इस पॉडकास्ट का अगर 1% भी योगदान हो जाए आपकी डिसीजन मेकिंग में, तो मैं मानूंगा कि मेरा ये प्रयास सफल था। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।